मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 4 राज्यों के 16 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को चुनाव हुआ। मतगणना शाम 5 बजे के बाद होनी थी, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के कारण मतगणना में करीब 8 घंटे की देरी हुई। हालांकि राजस्थान और कर्नाटक के नतीजे पहले ही आ गए थे। आपको बता दें, हरियाणा और महाराष्ट्र में मतगणना को आधी रात को चुनाव आयोग ने मंजूरी दी। राजस्थान में 4 में से 3 कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी ने जीती। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी जीत गए। परिणाम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये जीत राजस्थान में कांग्रेस की एकजुटता का संदेश है। बीजेपी के आधिकारिक प्रत्याशी घनश्याम तिवारी तो जीत गए, लेकिन उनके समर्थन से मैदान में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा हार गए। वहीं कर्नाटक में बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 1 सीट हासिल की। जेडीएस के हिस्से कुछ भी नहीं आया। दरअसल कांग्रेस और जेडीएस की लड़ाई का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। यहां सत्तारूढ़ बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 4 सीटों पर हुए चुनाव में से 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली और जिस पर उसने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट गई, जबकि उसने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। महाराष्ट्र में विपक्षी दल बीजेपी ने सत्ताधारी शिवसेना, एनसीपी और महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के गठबंधन को झटका देते हुए राज्यसभा की 6 में से 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली। बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या नहीं थी, लेकिन 17 विधायकों के मतों का जुगाड़ करके देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना सुप्रीमो और सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे से 1 सीट निकाल ली। इसके साथ ही फडणवीस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वे सियासत के मैदान के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। हार स्वीकार करते हुए एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार ने कहा कि हमें इस सरप्राइज को स्वीकार करना होगा कि ये कबूल करना ही होगा कि देवेंद्र फडणवीस निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में लाने में समर्थ रहे। एनवीए ने फडणवीस को राज्यसभा चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाने की पेशकश की थी, लेकिन 6 में से 2 सीटों का प्रस्ताव बीजेपी को स्वीकार नहीं था। इसकी वजह से करीब 24 साल बाद राज्य में राज्यसभा सीट के लिए चुनाव कराने की नौबत आई। वहीं शिवसेना के उम्मीदवार की हार के बाद संजय राउत ने कहा कि इसका महाविकास आघाड़ी सरकार की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र में विजयी उम्मीदवारों में बीजेपी के पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक रहे, जबकि शिवसेना के संजय राउत, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने भी जीत हासिल की। मुकाबला 6ठी सीट के लिए था और जिस पर भारतीय जनता पार्टी के धनंजय महाडिक ने शिवसेना के संजय पवार को हरा दिया। हरियाणा में आधी रात तक सियासी ड्रामा देखने को मिला। मतगणना के बाद पहले कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि उसके उम्मीदवार अजय माकन जीत गए, लेकिन जब दोबारा से वोटों की गिनती हुई तो उसमें अजय माकन हार गए। हरियाणा में 1 सीट बीजेपी के कृष्णलाल पंवार ने जीती, जबकि दूसरी सीट बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीती। कांग्रेस के आदमपुर विधायक कुलदीप बिश्नोई जब मतदान कर बाहर आए तो कांग्रेसियों के चेहरे पर चिंता साफ तौर पर झलकी। हालांकि उन्होंने पार्टी के एजेंडे विवेक बंसल को दिखाकर ही अपना वोट डाला। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो उन्होंने अजय माकन को वोट देने की बजाय क्रॉस वोटिंग की है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय कौशिक जी हैं, लीडर हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका सर। साथ ही हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। विजय जी, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहाँ देखी? देखिए, हम सभी जगह बहुत शानदार प्रदर्शन करके अपने प्रत्याशियों को जिताने में कामयाब रहे हैं। यह बात अलग है कि हरियाणा में जो हमारी जीत है वो बहुत मामूली अंतर से हमें चूकना पड़ा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने हमारी पार्टी के साथ में धोखा किया, जो कि हमारी पार्टी के विधायक हैं, जिनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया था। और हमें उम्मीद थी कि जो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, खासतौर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी,
उनके काफी नजदीकी संबंध इन दिनों कुलदीप बिश्नोई से थे और हम ये मानकर चल रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देंगे, लेकिन हमारा जो समीकरण है वो बिगड़ गया और एक वोट रद्द होने के कारण एक तो कुलदीप बिश्नोई जी ने हमारे साथ धोखा किया और एक हमारे विधायक की वोट रद्द हो गई, जिसके चलते हमारे जो प्रत्याशी हैं अजय माकन जी, उनको हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात साबित कर दी है, उन्होंने इस भाजपा की नाक में नकेल डालने का जो काम करके दिखाया है, सारे विधायकों को एकजुट करके पार्टी प्रत्याशी के हक में जो वोट डलवाने का काम करके दिखाया है, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ है। और भाजपा साम दाम दंड भेद हर नीति का उपयोग करके इस चुनाव को जीतने में बेशक सफल रही है कार्तिकेय शर्मा के माध्यम से, लेकिन मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की हार है और कांग्रेस के साथ जो जिस तरह का छल भाजपा ने किया है उसका परिणाम उसे आज नहीं तो कल भुगतना होगा। ठीक है, खेमचंद जी आपने सुना, साफ तौर पर विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि भाजपा ने छल किया है, लोकतंत्र की हार करार दिया है इसे। कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद तमाम तरीके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनाए गए और उसके बाद ही कार्तिकेय शर्मा को जिताया गया। देखिए, कांग्रेस एक डूबती हुई नैया है, कोई भी उसके साथ अब रहना नहीं चाहता। इसीलिए कांग्रेस का ये हाल हरियाणा में हुआ है और न सिर्फ हरियाणा में बल्कि महाराष्ट्र में हुआ है जहाँ पे इनकी सरकार है। अगर ये राजस्थान में साम दाम दंड भेद का उपयोग करते हैं और वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट को जिताते हैं, वहाँ ठीक है। हरियाणा में हार जाते हैं तो इनको दुख होता है, वहाँ पे इनको लोकतंत्र दिखाई देता है। तो ये दोगली राजनीति करते हैं, खुद हर तरीके का ये हथकंडा अपनाते हैं। आपने देखा राजस्थान में इन्होंने किस तरीके से क्रॉस वोटिंग कराई, वहाँ पे इन्होंने साम दाम दंड भेद पैसा असल का उपयोग किया, सरकारी सिस्टम का उपयोग किया। हरियाणा में क्योंकि अब इनका कोई फ्यूचर नहीं है और वहाँ पे इनके साथ कोई रहना नहीं चाहता और गांधी परिवार के जो चापलूस है सिर्फ उन्हीं को आगे किया जाता है, उन्हीं का ध्यान रखा जाता है, बाकी लोगों को इग्नोर किया जाता है। उसी का परिणाम है कि हरियाणा में इनको मुंह की खानी पड़ी और एक बड़े नेता को हार मिलेगी। वैसे ही महाराष्ट्र में जहाँ पे इनकी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्स्ट्रा सीट जीती है और भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि महाराष्ट्र आज भी भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा हुआ है। इन्होंने एक बेमेल गठबंधन करके, एक अपॉर्चुनिस्ट गठबंधन करके सरकार तो बना ली है, लेकिन वो सरकार भी बहुत जल्दी चली जाएगी। ठीक है विजय कौशिक जी, अब सवाल ये भी है, आप कहते हैं हरियाणा में देखिए साम दाम दंड भेद तमाम तरीके अपनाए गए, राजस्थान में क्या हुआ सर? नहीं, राजस्थान में जिस तरह से सरकार को चलाने के लिए हमें निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला हुआ था, उसके चलते बिल्कुल स्पष्ट था कि हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं, तीनों प्रत्याशी जो खड़े किए गए थे। तो उन परिस्थितियों में भाजपा के तो आरोप बेमानी है। यह बात जरूर है कि भाजपा ने कोशिश की कि हमारे एक कैंडिडेट को हराया जाए और ये लोग सफल नहीं हो पाए। नहीं, इतने कॉन्फिडेंट थे आप लोग, तो फिर आप लोगों को क्यों चुनाव से पहले डर लग रहा था कि देखिए हमारे विधायकों को या निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है? अगर आपको लग रहा है कि उनके समर्थन से सरकार चल रही है, हमारे साथ हैं वो लोग, तो हमारे को ही वो कहीं ना कहीं चुनेंगे, हमें ही वोट देंगे, फिर डर किस बात का था सर आप लोगों को? देखिए, केंद्र में भाजपा की सरकार है, हमारे नेताओं को सीबीआई का डर, ईडी का डर दिखाकर जिस हार्दिक पटेल को ये लोग देशद्रोही कहते थे, उसको भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट आज भाजपा ने दे दिया ना, तो एक सबूत है। इसी तरीके से हरियाणा में आप देखिए ना कि इन्होंने किस तरीके से किया है। जब मतगणना हुई मतों की, तो उनमें कोई भी वोट खराब नहीं था। बाद में हमारा एक वोट रद्द कराकर किस तरह से साजिश हुई है, जिसका खुलासा अब समय के साथ होगा, तो निश्चित तौर पर भाजपा को हम जवाब देने का काम करेंगे। तो इन्होंने जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई पर पहले से ही डोरे डालने शुरू किए थे, कुलदीप बिश्नोई के यहाँ पर छापे किसने डलवाए? मोदी सरकार ने डलवाए। कुलदीप बिश्नोई को डराकर धमकाकर, आपने खट्टर जी का अगर बयान सुना हो तो क्या कह रहे थे कि जी हम भाजपा में उनका स्वागत करते हैं। अरे एक हाथ से तो आप उनके ऊपर छापे पड़वाते हो, उनको भ्रष्ट कहते हो, बेईमान कहते हो, चोर कहते हो, लुटेरा कहते हो, और दूसरी तरफ सरेआम ये कहते हो कि जी वो भाजपा में आना चाहे तो स्वागत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उन्हें धमकी दी गई थी, वो धमकी ने काम किया। कुलदीप बिश्नोई एक समझौते के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा से मिले और मुख्यमंत्री हरियाणा उन्हें डरा धमका कर उनकी वोट अपने हक में कराने में
कामयाब रहे, जिसे हरियाणा की जनता देख रही है। मैं केवल एक बात कह सकता हूँ। महाराष्ट्र में क्या हुआ सर? चलिए यहाँ पे डरा धमका के ले लिया, महाराष्ट्र में मैं कह रहा हूँ ना जी, कहीं धन के दम पर, कहीं किसी सीबीआई के दम पर, किसी ईडी के दम पर, भाजपा का हर जगह एक ही काम है। मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ, हरियाणा में भी ये तय था कि आंकड़ों के हिसाब से एक सीट भाजपा को मिलेगी, एक कांग्रेस को। फिर कांग्रेस को इतना धन बल और ये सब मैदान में उतरने की क्या जरूरत थी? मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि केवल एक डर था हमें हरियाणा में, सभी को एक डर था कि भी हरियाणा के अंदर आरोप ये लगते थे कि कांग्रेस में गुटबाजी है, तो कहीं हमारे विधायक हमारे साथ दगा ना करें। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जब से कमान मिली और उनके नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक एकजुट होकर जनता के लिए मैदान में उतरे, तो ये भाजपा सरकार डर गई। और आप ये देखिए ना, हमारा कोई भी विधायक हमसे बाहर नहीं गया है, गया वही है जिसको इन्होंने सरेआम डराया। इस राज्यसभा चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई क्यों मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री से? उन्हें धमकी दी गई थी। और आज भाजपा कह रही है कि हम उन्हें लेने के लिए तैयार हैं। भाई, एक तरफ सीबीआई के छापे उन पर डलवा रहे हैं आप, ईडी के छापे पड़वा रहे हैं, और दूसरे हर तरह से उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, और फिर आप उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने के लिए भाजपा में लेने की तैयारी है। तो सीधा सीधा सा मकसद है, साम दाम दंड भेद, जो भाजपा में जाए वो ईमानदार है, वरना इनकी नजरों में सब चोर डकैत हैं। तो इससे पहले आपने इस बात को क्यों नहीं उठाया कि देखिए कुलदीप बिश्नोई के घर छापे मारे जा रहे हैं, अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है, या डराया धमकाया जा रहा है? अब जब आप चुनाव हार गए उसके बाद इन तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है। बार बार हम लोगों पे आरोप लगाते हैं कि देखिए ये जो कांग्रेस पार्टी है कई धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है, लेकिन हमने तो राजस्थान में भी देखा, एकजुट होकर मतदान हुआ और अपने पक्ष में राज्यसभा की सीटें करने में कामयाब हो गई जो राजस्थान की सरकार है। फिर क्यों इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं? और दूसरी बात ये भी कि जिस बात का ये जिक्र कर रहे हैं, कह रहे पैसे के बल पर और भय के बल पर अपने पक्ष में ये वोट डलवाने में राजस्थान में हरियाणा में कामयाब हुए हैं। देखिए, भी कौशिक साहब क्लियर नहीं कर पा रहे अपने आप को कि कुलदीप जी ने इनको धोखा दिया है या उनको डराया धमकाया गया है। कभी तो कह रहे हैं कि कुलदीप जी ने कांग्रेस को धोखा दिया है, कभी कहते हैं कि उनको डराया धमकाया गया है। अरे, कुलदीप जी के पिताजी वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, वो रसूखदार व्यक्ति हैं। हरियाणा में उनको कोई डरा दे धमका दे, ये बात कोई समझ में नहीं आती। वो कोई आम विधायक नहीं है, आम परिवार से नहीं आते, वो एक रसूखदार परिवार हरियाणा में है। और आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं कि उन्होंने धोखा दिया है। उस परिवार ने कांग्रेस को हरियाणा में क्या दिया ये सभी जानते हैं। उस परिवार की वजह से कांग्रेस हरियाणा में खड़ी हुई, आज आप उनको धोखेबाज कहते हो। तो यही जो रीति नीति है कांग्रेस की, कि जो उनका दरबारी है, जो उनके दरबारियों के पीछे खड़ा हुआ है, जो हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, वो तो ठीक है, और जो हाथ जोड़े नहीं खड़ा हुआ है, जो जनता की बात करता है, जो समाज की बात करता है, वो बुरा हो जाता है, वो धोखेबाज हो जाता है। इन्हीं कारणों से इनको हरियाणा में हारने का सामना करना पड़ा। और वैसे ही महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरीके से उन्होंने जंगल राज चारों ओर फैला रखा है, उसकी वजह से वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट विधायक है, छोटी पार्टियों के विधायक है, वो डरे हुए हैं और वो घबराए हुए हैं कि जब वो जनता के पास पुनः जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे और उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन सभी लोगों ने डिसाइड किया कि हमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना है। और जो वहाँ पे महागठबंधन की सरकार है, वो अपना विश्वास जनता के बीच में खो चुकी है, उसके गिने चुने दिन रह चुके हैं। देखिए, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इस समय हारने के बाद हमसे बोना रो रही है, उनके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। और ये बताते नहीं कि राजस्थान में अगर ऐसी बात है तो 6 जो बीएसपी के विधायक हैं, उन्होंने खुद से रिट पिटीशन डाली है। बीएसपी ने पिटीशन डाली थी कि उनकी जो वोटिंग है उसको मान्य ना किया जाए, उसको ना लिया जाए, और जबरदस्ती से आपने उनकी वोट डलवाई। वैसे ही आपने क्रॉस वोटिंग कराई, तो वहाँ पे आपके लिए सब ठीक है। दूसरे राज्यों में जहाँ आप नहीं संभाल पाए वहाँ गलत है। तो ये सब चीज दिखाती है कि कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है। लेकिन सर, यहाँ महाराष्ट्र की भी बात करिए ना जरा। महाराष्ट्र में दो कैंडिडेट को जिताने के लिए संख्या बल आपके पास था, 3 जिता ले गए आप। तो हमने करे कि हमें पता था कि जो इंडिपेंडेंट या छोटी पार्टियों के विधायक हैं वो महागठबंधन से खुश नहीं है, वो महागठबंधन से बाहर आना चाहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर जो आने वाले समय में चुनाव में जीतना है, चुनाव में जाना है, जनता से उनको रूबरू होना है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ चाहिए। महागठबंधन को लोग अभी रिजेक्ट कर चुके हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। इसीलिए सोचा है वहाँ पे जो विधायक है छोटी पार्टियों के और इंडिपेंडेंट जो विधायक है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को जिताया। हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और ये एक बड़ा पॉजिटिव मूव महाराष्ट्र के लिए है। और आने वाले समय में महाराष्ट्र में आपको
बहुत कुछ और देखने को मिलेगा। ठीक है विजय कौशिक जी, कहाँ कमियां कहाँ खामियां रह गई सर महाराष्ट्र में? महाविकास आघाड़ी को झटका लगा, खासतौर पे शिवसेना को एक ही कैंडिडेट जिता पाई। देखिए, महाराष्ट्र में चूंकि सीधे तौर पर हमारी एक गठबंधन सरकार है, तो उन परिस्थितियों में सारा दारोमदार शिवसेना के ऊपर था। तो अगर खामी रही है तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से रही है कि उनका जो मैनेजमेंट है, या फिर ये कह लीजिए कि भाई अब जिस तरीके से केंद्र सरकार राज्यों में हावी हो रही है, वहाँ के मंत्रियों के खिलाफ भी सीबीआई जांच, ईडी की जांच, जिस तरह का एक माहौल क्रिएट कर दिया है। नाकामियों को क्या ये कह के छुपाया जा सकता है कि देखिए सीबीआई जांच हो जाती है, छापे पड़ जाते हैं, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है? नेहा जी, कहना बहुत आसान होता है, जिन लोगों के ऊपर बीत रही होती है उनसे पूछेगा कभी कि उनकी क्या स्थिति है। हकीकत नहीं, जब आपकी सरकार सर केंद्र में थी तब आप भी ऐसे ही करते थे क्या? नहीं, अगर हम ऐसा करते तो मोदी जी जो है कभी जेल से बाहर ही ना आ पाते गुजरात दंगों के कारण। हमने कभी भी द्वेष की भावना से कोई काम किया ही नहीं। कांग्रेस राज में तो सबका साथ सबका विकास हुआ था, निश्चित तौर पर हुआ था। और मैं एक छोटा सा सबूत देता हूँ इस बात का कि मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, लेकिन भाजपा की आईटी सेल ने और भाजपा ने उसे क्या बना दिया कि मनमोहन सिंह जी ने तो मुसलमानों की बात की। ऐसा नहीं है, फिर हिंदू मुसलमान पे आ गए आप। हिंदू मुसलमान की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मैं वही मुद्दे कह से रहा मत हूँ। भटकिए। मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग राजनीति में इस स्तर तक गिरे हुए हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए साम दाम दंड भेद जो राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग में फेल हुई क्या यहाँ महाविकास आघाड़ी सरकार, ये बताइए। क्योंकि नहीं, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि उसका कारण यही है कि भाई कुछ लोग डर की वजह से पाला बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। नहीं, अभी खेमचंद जी कह रहे हैं देखिए वो तो महाविकास आघाड़ी की सरकार के साथ खुश ही नहीं है, वो बिल्कुल खुश नहीं है। खुश नहीं है तो वो उसका हिस्सा क्यों बने हुए हैं? जाहिर सी बात है कि जब भाजपा किसी को लालच देती है तो ये तो कुछ ना कुछ तो पक्ष रखेंगे ही ना उनका। जबकि हकीकत मतलब आप एकजुट रख नहीं पा रहे हैं ना। अगर लालच दिया जा रहा है तो लालच के साथ लोग चले ही जा रहे हैं। देखिए, अब ये तो जनता तय करेगी कि उनके क्षेत्र के विधायक ने उनकी अपेक्षाओं को दरकिनार करके बीजेपी का साथ क्यों दिया, वो तो परिणाम जनता दे देगी उन लोगों को। लेकिन जो सच्चाई है वो तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि कहीं धन चल रहा है, कहीं बल चल रहा है, भाजपा का आज केंद्र में है तो उसका ये दमखम का फायदा उठा रहे हैं। वरना वाकई खेमचंद जी ये दमखम दिखाया जा रहा है और जिस तरह से सत्ता पर काबिज है उसका फायदा उठाया जा रहा है। कर्नाटक में भी यही देखने के लिए मिला सर। कर्नाटक में संख्या बल के हिसाब से अगर देखें तो भाजपा के खाते में 2 सीटें आ रही थी, लेकिन 4 सीटों पर हो रही जो चुनाव में कांग्रेस 2 और जेडीएस ने 1 कैंडिडेट उतारे, लेकिन परिणाम में ये निकल के सामने आया कि भाजपा ने 3 सदस्यों को जिता लिया, जबकि संख्या बल तो 2 का ही था। देखिए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और उसी की वजह से सभी पार्टियों के जो अच्छे विधायक हैं, अच्छे लीडर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। और कांग्रेस के पास भी 2 सीटें तो कोशिश कर रहे थे कि हम जेडीएस से खरीद फरोख्त कर लेंगे और अपने 2 कैंडिडेट डालेंगे, लेकिन क्योंकि जो ये राज्यसभा इलेक्शन होते हैं इसमें हर एक कैंडिडेट अपने हिसाब तो उसमें कांग्रेस को नहीं समर्थन मिला, क्योंकि कांग्रेस के साथ कोई भी जाना नहीं चाहता। तो जेडीएस को तोड़ने की कोशिश की नहीं और उनको एक्स्ट्रा समर्थन मिला नहीं, इसलिए क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो रीति जी का दाम है उसको देख के लोगों ने साथ दिया है और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के 3 कैंडिडेट जीते हैं एक्स्ट्रा, जिसमें आप कह सकते हो महाराष्ट्र से, एक हरियाणा से और एक कर्नाटक से। तो उसी का परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी किसी को डालने का काम नहीं करती, सहयोग लेती है, सहयोग देती है। भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए कार्य करती है। अगर उस जर्नी में कोई साथ आना चाहता है तो हम उनका सहयोग लेते हैं और उनका स्वागत करते हैं और उनको जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके कार्यों में सहयोग किया जा सकता है हम करने की कोशिश करते हैं। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि भाई हमारे आईटी दल ने इनकी बात हुआ, जो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि भारत के देश के सोसाइटी में पहला प्रथम अधिकार माइनॉरिटीज का है। तो हम सभी जानते हैं देश में 90% से ज्यादा जो माइनॉरिटी है वो कौन है, हमने क्या गलत कहा?
जरा और उन्होंने बताइए किस तो सही, मुंह से ये माइनॉरिटी बोल में दिया कौन-कौन आते कि हैं? माइनॉरिटीज का उसमें तो हिंदू भी का आते हैं, प्रथम जैन भी अधिकार है, आते हैं, कैसे आदिवासी अधिकार भी है आते हैं। इस देश में? तो ये थोड़ी ना कि केवल माइनॉरिटीज का मुसलमान ही प्रथम आते अधिकार हैं। कैसे हो सकता है? भैया माइनॉरिटीज में 90%। अरे भाई, आपके परिवार में अगर कोई बच्चा कमजोर है तो क्या आप उसे पहले रोटी देने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे? कौन कमजोर? आप ये बताइए ना, कौन कमजोर है? क्या मुस्लिम कमजोर है? क्या मुस्लिम को पहला अधिकार दिया जाए? क्या हिंदुओं को सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए? फिर मुद्दे से भटक रहे हैं आप, फिर मुद्दे से भटक रहे हैं आप लोग। देश को बर्बाद किया, आपके फिर हिंदू मुस्लिम पे आ गए। बात हम हिंदू मुस्लिम की नहीं कर रहे, आज हम बात राज्यसभा चुनावों की कर रहे थे, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, ये तो तय है खेमचंद जी, तमाम और राजनीतिक पार्टियों का खेल आप लोगों ने बिगाड़ दिया। और जीत जिस तरह से हासिल की है और जिस तरह से संख्या बल जितनी थी उससे ज्यादा आपने सीटों पर कब्जा किया, ये तो एक बार फिर से ये तय करता है खेमचंद जी कि जोड़ तोड़ की सियासत में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और ये कमाल कहीं ना कहीं फिर से करके दिखाया आप लोगों ने। ऐसा सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अच्छा कार्य कर रही है, हर एक व्यक्ति आदरणीय मोदी जी को राष्ट्रसभा में मजबूत करना चाहता है। और जो जागृत नेता हैं, जागृत जो कार्यकर्ता हैं, जो MLA हैं, उनको पता है कि आदरणीय मोदी जी मजबूत होंगे तो उससे देश मजबूत। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।